हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मैटर स्वागत है ना। और आज हम 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पिछला जो करंट आपने पढ़ा है वो भी रिवीजन करेंगे और साथ ही में स्टैटिक जीके भी देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि इसरो ने अभी किस रॉकेट से 15 अगस्त को EOS 8 सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो EOS सैटेलाइट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, इसकी फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है? आपदा प्रबंधन के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है, इसका ये छोटा सा काम है। तो ये लॉन्च कब किया जा रहा है? 15 अगस्त को किया जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? रॉकेट। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसरो पे ना रख के रॉकेट पे इसलिए बनाया है क्योंकि एग्जाम में पिछली बार रॉकेट पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है SSLV D3 रॉकेट का नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त को, यानी स्वतंत्रता दिवस को। चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें तो पहले सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। ये सैटेलाइट के थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम ध्यान रखना है SSLV D3। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रॉकेट के नाम से क्वेश्चन बार बार पूछे गए अभी करंट अफेयर्स के अंदर। और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 175.5 किलोग्राम का रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसे 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वहीं पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ना पिछली बार जो आपके इम्पॉर्टेंट इस साल जो भी इम्पॉर्टेंट आपके मिशन है उसके रॉकेट की बात कर लेते हैं एक बार। आदित्य L1 मिशन जो हमारा सूर्य का मिशन था, सूर्य के अध्ययन करने के लिए PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 LVM-M4 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट की बात करें तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट के अलावा एक इनसैट 3DR, यही क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। अभी हाल ही में एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, इनसैट 3DR को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV F14 से लॉन्च किया गया। दरअसल ये एक मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह था, ये है ना, मौसम का उपग्रह था। तो ये चारों आपके इम्पॉर्टेंट जो है इनको ध्यान रखना है। बात करें हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, ये आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके थे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सन 2000 से लेकर के 2011 तक ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। अभी हाल ही में इनका 80 वर्ष की आयु में कोलकाता के अंदर इनका निधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये मैं बता दूं कि जनवरी 2022 में ना, कब? जनवरी 2022 में इनको पद्म भूषण से नवाजा जाना था लेकिन इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। RBI की नवीन मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, यानी रेपो दर जो है वो कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है अभी भी रेपो दर 6.5 ही है और 9वीं बार भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 9वीं बार भी एकदम समान रखा गया, बिल्कुल अपरिवर्तित है ना। ये 9वीं बार है कि अपरिवर्तित है, ठीक है। तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये 6.5 है ये वर्तमान रेपो दर है। अगर हम बात करें CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 की, तो इसका खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका जो आयोजन किया गया था वो नेपाल में आयोजन किया गया था, है ना। और नेपाल को हरा करके भारत ने इस खिताब को जीता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया। भारत ने इस खिताब को जीता है, यानी भारत को क्या मिल गया? गोल्ड मेडल। उप विजेता नेपाल है, नेपाल को मिला सिल्वर मेडल। और इसके अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो ईरान की टीम को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन इसका नेपाल के अंदर जो इसकी राजधानी काठमांडू है वहाँ पर किया गया था, दशरथ स्टेडियम के अंदर ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अभी हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री देख रहे हैं पीयूष रिजिजू को, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किरण रिजिजू की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था इस वक्फ संशोधन विधेयक का। यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है वक्फ संशोधन बिल, और वक्फ संशोधन बिल के अंदर क्या क्या अहम बदलाव होने वाले हैं उसकी बात करते हैं।
कानून लागू होने के बाद हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जो है ये अनिवार्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही बिना कोई डॉक्यूमेंट के कोई भी नई वक्फ संपत्ति जो है वो नहीं बनाई जा सकती। नए कानून के लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर सेंट्रल पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। विधेयक में एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सेंट्रल काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य हुआ। कितनी? 2 महिलाओं को, ये ध्यान रखिएगा। वक्फ संपत्तियों की सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण अधिकार या तो आपका जो कलेक्टर होता है वो, और या फिर कलेक्टर द्वारा नामित जो डिप्टी कलेक्टर होगा उसको रहेगा। बात करें यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है ना, न्यूज़पेपर की कटिंग है उसकी बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम अपनी संपत्ति या पैसा दान करता है तो उसकी देखरेख जो है वक्फ बोर्ड करता है। और वक्फ बोर्ड संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। और जो इन्वेस्ट से पैसा जो भी मिलता है वो क्या करता है? वो शिक्षा में, है ना, स्वास्थ्य के अंदर, आपदा में जो गरीब लोग हैं, है ना, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, जनहित के कामों में ये जो है पैसा खर्च किया जाता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की जो आपकी 8.70 लाख संपत्तियां यानी कि 9.40 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो फैली हुई है। अच्छा, एक बार पुराने और नए बिल जो कानून है उसके अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति दावा करता है तो उसकी ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये ट्रिब्यूनल जो वक्फ बोर्ड के द्वारा निर्मित होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नया बिल जो आने वाला है इसके अंदर ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अलावा जो है वो सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो उसने कह दिया वही सही है, उसको कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब जो है इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है, किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, भले उस पर मस्जिद बनी हो, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। ये नया कानून है। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म की एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी, ऐसा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने इसका आयोजन लद्दाख में किया है। पर्वत प्रहार अभ्यास नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ऊंचाई वाले जो स्थान हैं वहाँ पर युद्ध और अभियान के लिए सेना को तैयार करना, यही हमारा उद्देश्य है ना। अभी आपने एक तरंग शक्ति अभ्यास के बारे में पढ़ा था। तरंग शक्ति जो है 2 चरणों में, पहला चरण तमिलनाडु के सुदूर में और दूसरा चरण जो है वो राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। एक अभी आपने उदार शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ा है। उदार शक्ति जो है ये मलेशिया और भारत का द्विपक्षीय आपका सैन्य जो है युद्धाभ्यास है। और ये कुआंटन, कहाँ पर? मलेशिया के कुआंटन में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए। आदिवासी आबादी के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व आदिवासी दिवस है ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को कब घोषित किया गया था? तो 1994 में घोषित किया गया। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1995 में इसे पहली बार मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें यहाँ पर हाल ही में मनाए गए कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस। ये दिवस 1 अगस्त को सारे के सारे मनाए जाते हैं। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। कामिल मद्दौरी किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो कामिल मद्दौरी हैं ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए। किसके? ट्यूनीशिया, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहीं पे बात करें अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्यूनीशिया कहाँ पर? ट्यूनीशिया, ये आप अफ्रीका का मैप देख रहे हैं। क्या? अफ्रीका का मैप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूनीशिया, ये जो आप देश देख रहे हैं छोटा सा, ये है आपका ट्यूनीशिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये जो है ट्यूनीशिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी आपको ध्यान रखना, टूनिस यहाँ की राजधानी है, दीनार यहाँ की करेंसी है और कैस सैयद जो है वो राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो आपको ध्यान रखना है कामिल मद्दौरी का नाम याद हो जाएगा। अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान की पहली है, ये ध्यान रखिएगा, देश की नहीं, राजस्थान की, ना। तो राजस्थान की पहली जो विमानन अकादमी है ये आपका अजमेर के अंदर एक जगह है, किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़, यहाँ पर शुरू किया गया है। अच्छा, देहरादून से कुछ याद आ रहा है आपको? देहरादून से आपको याद आ रहा होगा कि अभी उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में खोली गई। कोटा से याद आ रहा है राजस्थान का पहला स्नैक पार्क, किसका? राजस्थान का, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में खोला गया, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं बोइंग के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। बोइंग यानी कि हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे पीछे हवाई जहाज़ की फ़ोटो देख रहे हैं ना, तो एरोप्लेन के निर्माण करने वाली कंपनी है ये, और एरोप्लेन बनाती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो केली आर्टबर्ग का नाम आपको ध्यान रखना है, किसका? केली आर्टबर्ग का, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, कपिलन साई अशोक की बात करें तो ये भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। जेनेट यांग की बात करें तो ऑस्कर देने वाले संस्थान की अध्यक्ष है ना, तीसरी बार बनाई गई हैं। डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज की बात करें अगर तो ICAR है ना, CMFRI के निदेशक बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा से वैसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन गोल्ड लेकर के नहीं आ पाए हैं। रजत पदक ध्यान रखिएगा, ये रजत पदक जीत करके आए हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें कुछ मेडल की, तो पहला मेडल जो आया था हमारा मनु भाकर लेकर के आई। दूसरा मेडल जो है वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी लेकर के आई। तीसरा मेडल जो है वो स्वप्निल कुसाले लेकर के आए। चौथा मेडल भारतीय जो हॉकी की टीम है, पुरुष टीम, वो लेकर के आई। पांचवा जो है ये नीरज चोपड़ा लेकर के आए। तो आपको ये अभी तक ध्यान रखना है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात करें तो अभी डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन का नाम आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को यहाँ पर विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला, ध्यान से इस पुरस्कार के बारे में समझिएगा। देखिए, सरकार ने क्या किया है, 300 से ज़्यादा जितने भी पुरस्कार थे उन सभी पुरस्कारों को बंद करके यहाँ पर एक नई पुरस्कार की श्रेणी शुरू की है। ये पहली बार आपका पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये देना शुरू किया है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न जो है ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है और इस बार 1 लोगों को दिया गया है, और यही बात कर रहे थे हम डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन की, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान श्री इस बार कितने लोगों को दिया गया है, तो 10 लोगों को दिया गया है, और टोटल मैक्सिमम जो है 25 लोगों को दिया जा सकता है। विज्ञान युवा की बात करें तो विज्ञान युवा जो है ये भी मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार 11 लोगों को दिया गया। विज्ञान टीम की बात करें तो ये जो विज्ञान टीम का जो मतलब अवार्ड दिया गया है ये 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन ये भी इस बार 1 को मिला है, वो भी चंद्रयान की जो टीम थी उसको दिया गया, जो चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च किया गया था उसकी टीम को दिया गया है। बात करें यहाँ पर, पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। फिर वहीं पे बात करते हैं, आज आपके लिए एक छोटा सा फिर से क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन जोखिम के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और आज के लाइक का टारगेट जो रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है। आप लोग वीडियो पसंद आए देखने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिएगा ना, टारगेट पूरा करना है, 20 लाइक का टारगेट है। थैंक यू सो मच।